जिस जंगल में मशीन खुद बंद हो जाती है, जहाँ आग लगाओ तो सिर्फ वही बारिश होती है, जहाँ लोग अंदर जाकर बीमार पड़ जाते हैं और कुछ बिना निशान छोड़ के गायब हो जाते हैं। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर जंगल हर चीज कंट्रोल कर रहा था। इस जंगल का नाम था नीमकरण। इंसान जब से पेस तक पहुंच गया, उसने मान लिया कि धरती पर अब कुछ अनजाने ही नहीं बचा। हर जंगल मैप हो चुका है, हर पहाड़ मेजर हो चुका है, हर चीज़ साइंस के कंट्रोल में आ चुकी है। पर फिर भी कुछ जगह ऐसी होती है जो खुद को छुपा लेती है। भारत में टोटल लैंड एरिया का 28% हिस्सा जंगल है, पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के चलते उन जंगलों में ह्यूमन इंक्रोचमेंट होती रहती है। नीमकरण ऐसा ही एक डीप फॉरेस्ट है जिसके कोर एरियाज में अभी तक कोई ह्यूमन इंटरेस्ट नहीं हुई है। सैटेलाइट्स इमेज में ये कभी दिखता है, कभी गायब हो जाता है। कंपास अनस्टेबल हो जाते हैं, इंफ्रारेड स्कैन्स ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे जंगल खुद डिसाइड करता है कि कौन उसे देख सकता है और कौन नहीं। जंगल के आसपास आदिवासी लोग रहते हैं। वो जंगल के सूखे पेड़, पत्ते, लकड़ी कलेक्ट करते हैं। अपने पालतू जानवर को वो जंगल के आसपास चरा कर जिंदगी गुजारते हैं, पर कोई भी जंगल के अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। उनका मानना था कि ये जंगल अंदर का देवता नहीं, बल्कि कुछ और ही जिंदा रहता है। जो जंगल को छेड़ता है, जंगल उसे महसूस कर लेता है और शायद जवाब भी देता है। इतनी देर तक ये सब बातें बोल रहे थे एक ऑफिसर जो मौजूद है एक मीटिंग में। ये मीटिंग है एआरसी कंपनी की, जो कि इंडिया की टॉप लिस्टेड कंपनीज में से एक है। इसी जंगल के नीचे एआरसी डायनामिक्स ने एक ऐसी डिस्कवरी की जो ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हो रही थी। ये एल्युमिनियम नहीं था, ये कोई मिनरल भी नहीं था, ये एक बायोक्रिस्टल नेटवर्क था जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करता था और इंफॉर्मेशन स्टोर भी करता था। जैसे नेचर ने अपना खुद का ही एक सुपर कंप्यूटर बना लिया हो। अगर ये एक्सट्रैक्ट हो जाता तो ह्यूमन बिना सर्वर्स, बिना चिप्स, सिर्फ लिविंग मैटर से ही थिंकिंग मशीन बना सकता था। ये इन्वेंशन दुनिया बदल सकता था। एआरसी डायनामिक्स ने जंगल के किनारे कैंप्स लगाए, हेवी मशीन्स आई, ड्रोन उड़ने लगे। पर दिक्कत शुरू होती है फील्ड में उतरने के बाद। आदिवासी लोग बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट करने लगे। गवर्नमेंट अप्रूवल उनके पास है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तब सारे आदिवासी लोग पीछे हट जाते हैं और दूर से आदिवासी लोग आंखों में आंसू लेकर ये सब देखने लगते थे। और उसी रात जंगल ने पहली बार रिएक्ट किया। पहले इंसेक्ट चुप हो गए, फिर हवा रुक गई, फिर टेम्परेचर एक ही जगह पर गिर गया और ग्राउंड के नीचे से एक वाइब्रेशन उठी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अगली सुबह एक इंजीनियर अनकॉन्शियस मिला। उसके दिमाग की इमोशनल सेंटर्स ओवर एक्टिव थे, मेमोरीज रैंडम चल रही थी, जैसे कोई उसके माइंड के बटन्स को दबा रखा हो। एआरसी ने इसे स्ट्रेस कहा, पर इंसिडेंट बढ़ने लगे। मशीन्स रात को खुद ब खुद बंद हो जाती थी, वाइन से मेटल को जकड़ने लगती थी, बर्ड्स ड्रोन से टकरा कर गिरते थे और लोग जंगल में जाकर बदल जाते थे। कोई अपनी माँ का नाम से चीखने लगता था, कोई बचपन के दर्द महसूस करने लगता था और कोई बिना वजह हंसने लगता था। डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ लिख पाए, ह्यूमन हार्मोन्स को कोई बाहरी सिस्टम मैनिपुलेट कर रहा था। नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर पेड़ काटने का प्रोसेस शुरू हुआ। जो लोग पहले पेड़ काटने गया, अचानक कहीं से बीज ने आकर अटैक कर दिया। सारे लोग अपनी मशीनरीज छोड़कर भागने लगे। ये देखकर सब लोग काम करने से हिचकने लगे। तब एआरसी कंपनीज ने जंगल के हिस्सों पर पहले सेफ्टी के साथ नजर रखने लगा और उसके बाद जंगल काटने का प्लान बनाया। नेक्स्ट डे दूसरा ग्रुप पूरी तैयारी के साथ काम पर लग गया। पहले जंगल में आग लगाना शुरू किया, पर हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही देर बाद आसमान से बारिश होने लगी। और सबसे आश्चर्यजनक ये बात था कि बारिश सिर्फ उन्हीं जगह पर हो रहा था जहां पर आग लगाई गई। आग फैल ही नहीं पाई। दूसरा ग्रुप भी वापस आ गया, पर इस बार लोग डर गए।
कुछ लोग यकीन करने लगे, हो सकता है सच में नीमकरण जंगल अपने जंगल की सुरक्षा के लिए ये सब कर रहा है। पर एआरसी कंपनी ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए एआरसी कंपनी ने फिर से एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने डिसाइड किया पहले जंगल के बाहर मशीनरीज बैठाकर फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से नेक्स्ट डे कंपनी की इंजीनियर टीम आई और काम शुरू किया। पर इसके बाद घटनाएं एक के बाद एक होने लगी। मशीन्स चालू ही नहीं हो पाती थी। इंटरनेट सिग्नल्स डिसरप्ट होने लगे क्योंकि बर्ड्स टेलीकॉम सिग्नल पोस्ट पर अपने नेस्ट बनाने लगे। जो भी इंजीनियर जंगल के अंदर जाकर काम करने की कोशिश करता था, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती थी। डॉक्टर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके शरीर में टॉक्सिन्स घुस जाने के कारण फैटिग और एंडोर्फिन डिसऑर्डर्स जैसे प्रॉब्लम पाई जाने लगी। इसी दौरान एक आर्टिकल सामने आता है मारिया गिलबर्ट का। एआरसी ने बुलाया डॉक्टर मारिया गिलबर्ट को, जो न्यूरल इकोलॉजी और बायोसिग्नल्स नेटवर्क की एक्सपर्ट थी। मारिया ने डाटा देखा और सिर्फ एक ही लाइन बोली, ये जंगल सिर्फ जिंदा नहीं है, ये सोच भी रहा है। उनकी थ्योरी ये थी कि पेड़ों की रूट्स एक मैसिव इलेक्ट्रिक वेव बना चुकी है। फंगी इस सिस्टम का एम्पलीफायर्स है और हवा केमिकल मैसेज का कैरियर। पर नीमकरण में ये सब सिस्टम इतना एडवांस हो चुका था कि ये इमोशंस तक कंट्रोल कर रहा था। जैसे पूरा जंगल एक ब्रेन हो और बीच में कोई ऐसी चीज़ हो जो सबको कोऑर्डिनेट कर रहा था। पर ये केस अलग था। इस बार सिर्फ एक स्पीसीज के बीच नहीं, बल्कि एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन हो रहा था। जैसे मॉस ह्यूमिडिटी को अल्टर कर रहा था, पाइन ट्रीज से निकलने वाले एरोसोल क्लाउड फॉर्मेशन को बदल रहे थे, वाइन्स अपना ग्रोथ रेट बढ़ा रहा था और सब कुछ एक कोऑर्डिनेट तरीके से हो रहा था, जैसे जंगल खुद को ही डिपेंड कर रहा हो। मारिया ये सारी ऑब्जर्वेशन एक रिसर्च पेपर के रूप में एआरसी कंपनीज को दिखाता है और माइनिंग प्रोजेक्ट विथड्रॉ करने को कहती है। एआरसी कंपनी ने इसे साइंस फिक्शन कहा और माइनिंग और रिसर्च और भी तेज कर दी। तब जंगल ने वार्निंग देना ही बंद कर दिया और डायरेक्टली अटैक शुरू कर दिया। स्वीट स्मेलिंग गैस जैसा फॉग निकलने लगा जो दिमाग को स्लो कर दे रहा था। इलेक्ट्रिक पल्सेस जो फियर और हेलुसिनेशन पैदा कर रहा था। प्लांट्स जो सिर्फ मशीन्स के पास एबनॉर्मल स्पीड से बढ़ने लगे। लोग जंगल में जा रहे थे और कुछ वापस ही नहीं आ रहे थे, ऑफिशियली मिसिंग। पर रात को कैंप्स के बाहर फुटस्टेप सुनाई देते थे और थर्मल कैमरास में भी कभी कभी ह्यूमन शेप दिखती थी जहाँ कोई खड़ा ही नहीं होता था। आखिरकार एआरसी टूट गया। मारिया के पास वापस गया सच जानने के लिए। मारिया अपनी टीम के साथ जंगल के बिल्कुल कोर में गई जहाँ कभी कोई ह्यूमन नहीं गया था। जैसे ही वो अंदर घुसने लगे, हवा भारी हो गई। स्वीट स्मेल इतनी स्ट्रांग हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। हार्ट रेट गिरने लगा। इमोशंस कंट्रोल से बाहर जाने लगा। कोई रो रहा था और कोई हंस रहा था। कोई अपनी जिंदगी किसी और की तरह महसूस कर रहा था। मारिया समझ गई थी जंगल ह्यूमन माइंड को रिप्रोग्राम कर रहा था। उस रात मारिया ने एक सपना देखा और सपने में उसने कनेक्शन फील किया। गीली मिट्टी रूट्स के बीच खड़ी है वो, और सामने एक ऐसी स्ट्रक्चर जो पेड़ जैसी थी पर पेड़ नहीं थी। उसके अंदर स्लो मूविंग लाइट। उसके रूट से पूरे जंगल्स में पल्सेस जा रहे थे और दिमाग के अंदर एक आवाज़, तुम बहुत सारे लोग हो, किसी की सुनते नहीं, तुम सिर्फ लेते हो, कभी किसी को देते नहीं। नेक्स्ट डे मारिया अकेली जंगल के अंदर गई और उसने देखा कि वो एंशिएंट बायोक्रिस्टल ऑर्गेनिज्म है जो जंगल का कंट्रोल सेंटर भी था। ये नेचर का पहला थिंकिंग लाइफ फॉर्म था। ना प्लांट, ना मशीन और ना ही एनिमल, कुछ बीच का। इसी ने एल्युमिनियम जैसा दिखने वाला क्रिस्टल बनाया था जो मेमोरी भी था और एनर्जी भी। यही धरती का सेल्फ डिफेंस सिस्टम था। जब एक स्पीसीज लिमिट क्रॉस करती है तब ये सिस्टम एक्टिव होता है। एआरसी प्रोजेक्ट बंद हो गया। जंगल शांत हो गया। पर जाते वक्त मारिया ने एक आखिरी सिग्नल महसूस किया। हम तुमसे लड़ते नहीं, हम तुम्हें बदलते हैं।
आज नीमकरण को फॉरबिडन जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, पर सैटेलाइट्स अब भी कभी कभी उस जगह पर शैडो मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं, जैसे जंगल सांस ले रहा हो या शायद सोच रहा हो। और दुनिया में ऐसे और भी जंगल है जो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा है।